चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्या कहते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग देखे थे। और आज जो है सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, कि हमारे शरीर के अंदर जो भी डिजीज होते हैं उसमें से कुछ रिलेटेड है पाचन तंत्र से भी, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी। तो आज हम आप लोगों के साथ पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों की बात करें। पाचन तंत्र यदि डिस्टर्ब रहेगा तो स्वाभाविक है कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसमें 5-6 बीमारी काफ़ी प्रमुख है, जैसे कि मम्स जिसको गलसुआ कहते हैं, जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं, ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। अल्सर जो व्रण कहते हैं, या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, जो गॉल ब्लैडर यानी जीवी में पत्थर हो जाना, अपेंडिक्स हो जाना, जो अक्सर सुनते होंगे कि जनरल जो है सो अधिकांश लोगों में जो सो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, फिर अपेंडिक्स होता है। तो आज उसी से संबंधित बात कर रहे हैं, ठीक। तो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, पेरोटाइटिस मम्स नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। पेरोटाइटिस मम्स, पेरोटाइटिस मम्स या इसको मम्स वायरस भी कहते हैं, मम्स वायरस, इस पर बात करेंगे। दूसरा देखेंगे जॉन्डिस के बारे में, ठीक। जॉन्डिस के बारे में, जिसको पीलिया कहते हैं, ठीक। पीलिया, पीलिया मतलब पानी पी लिया नहीं, मतलब एक बीमारी का नाम है पीलिया, ठीक। उसके बाद देखेंगे अल्सर जिसको व्रण कहते हैं, अल्सर, अल्सर, ठीक। उसके बाद देखेंगे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर स्टोन, अल्सर इसको व्रण कहते हैं, ठीक हिंदी में। और गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि आमाशय में जो बसा जम जाता है उसी को। और एक और देखेंगे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का जो एक वर्म होता है, ठीक। एक एक करके इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। चलिए, पेरोटाइटिस या मम्स या फिर मम्स वायरस जिसको गलसुआ कहा जाता है, हिंदी में इसको गलसुआ भी कहते हैं। गलसुआ आप देखते होंगे यहाँ पर सूजन आ जाता है, और यहाँ पर जो सूजन आता है बचपन में देखते हैं कि लार ग्रंथि से जो लार निकलती है पेरोटाइटिस स्लैब से, तो उसमें सूजन इन्फेक्शन हो जाता है। उस वायरस का नाम है मम्स। तो मम्स वायरस के संक्रमण के कारण गाल का जो निचले हिस्सा है गलफा वो सूज जाता, फूल जाता है, जिस कारण से वो पेन होने लगता है और वहाँ दर्द होने लगता है। तो पैरोटिड लार्स, पैरोटिड लार्स, लार यानी कि स्लैब जो निकलता है स्लैबरी, पैरोटिड लार ग्रंथि से, ग्लैंड से मम्स, मम्स वायरस के संक्रमण के कारण, मम्स वायरस के संक्रमण के कारण गाल का निचला हिस्सा जो है सो सूजन आ जाता है, निचले हिस्से में सूजन आ जाता है, कारण सूजन आ जाता है। तो यही पैराटाइटिस लार ग्रंथि से मम्स नामक वायरस के कारण गलसुआ होता है। यदि प्रश्न पूछेगा कि गलसुआ किसके कारण होता है, तो वायरल है, और लार ग्रंथि में एक पैरोटाइटिस लार ग्रंथि है और उसी से मम्स वायरस निकलता है, जिस कारण से यहाँ सूज जाता है। दूसरा देखते हैं जॉन्डिस, ठीक। जॉन्डिस देखते हैं जिसको पीलिया कहते हैं, ठीक। जॉन्डिस जो होता है यह लीवर में यानी यकृत में
हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण होता है। लीवर में, लीवर यानी यकृत में हेपेटाइटिस वायरस, ये नाम है वायरस का, वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इसमें होता क्या है कि इस पीलिया में यानी हेपेटाइटिस नामक वायरस का जो संक्रमण होता है, तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है सो लीवर में असामान्य तरीके से टूटना प्रारंभ कर देता है ना। एक तो जनरल धीरे धीरे टूटता है, लेकिन सडनली ज्यादा आरबीसी टूटने लगता है। कहाँ? लीवर में। ठीक, तो कह सकते हैं कि इस बीमारी में आरबीसी, रेड ब्लड कर्पल्सेस जो होता है, आरबीसी असामान्य गति से विघटित होने लगता है, असामान्य गति से, असामान्य गति से विघटित होने लगता है। और कहाँ विघटित होता है? तो लीवर में। ठीक, परिणाम स्वरूप क्या होता है? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन की मात्रा असामान्य गति से बढ़ जाएगा। चूंकि क्लास में, पिछले क्लास में बताए थे कि स्टोमक में जो लीवर है और वहाँ आरबीसी यदि सडनली टूटने लगता है और ज़्यादा मात्रा में आरबीसी टूटने लगता है, तो क्या होता है? आरबीसी मरने लगता है, टूटने लगता है, तो वहाँ बाइल जूस का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी पित्त का रस का निर्माण होने लगता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन होने लगता है, और वहाँ से बाइल जूस का सेक्रेशन होता है। उसके बाद क्या करता है? गॉल ब्लैडर में आके वो जमा हो जाता है, और गॉल ब्लैडर में जमा होता है। उसके बाद फिर ड्यूडेनम के तहत, जो ड्यूडेनम में डक्टलेस है, उसके माध्यम से जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक, खैर इसकी बात तो आगे करूंगा। तो ये जहां आरबीसी में आरबीसी असामान्य रूप से लीवर में लगातार टूटते रहता है, तो बाइल जूस का फॉर्मेशन हो जाता है लीवर में, जिस कारण से ब्लड में बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन नामक जो बाइल जूस है वो असामान्य गति से बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? शरीर का रंग पीला हो जाता है, जिस कारण से कहते हैं पीलिया। ठीक, तो असामान्य गति से विघटित हो जाता है ना, जिससे बिलिरुबिन यानी ब्लड में बिलिरुबिन, जैसे रक्त में बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन नामक ये बाइल जूस हैं, समझे ना। इस बाइल जूस का निर्माण होने लगता है लीवर में, और शरीर का रंग पीला होने लगता है। परिणाम स्वरूप रंग पीला हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को पीलिया कहते हैं। और वो वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस। आइए अल्सर देखते हैं। ठीक, अल्सर देखते हैं। लिख लिए होंगे। चलिए अल्सर देखते हैं, जिसको ब्रान कहा जाता है। आइए अल्सर पर बात करते हैं। ठीक, आमाशय यानी स्टोमक जो है, तो स्टोमक के भीतरी सतह पर जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का जो है अधिक सेक्रेशन से वहां घाव हो जाता है, वुंड्स हो जाता है। ठीक, आमाशय में यानी स्टोमक में HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्रावन यानी सेक्रेशन, मैक्सिमम यानी जो रेट है उससे अधिक जो है सो HCl का स्रावन होने लगता है।
होने के कारण लिखिए, होने के कारण। वही अमाशय में क्या होता है, घाव बन जाता है, कारण घाव बन जाता है। घाव बन जाता है। और यह जो घाव है, अल्सर जो है, वो ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही स्टार्ट होता है तो ड्यूडेनम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है, समझ गए ना, एक ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलम। तो ये ड्यूडेनम में भी हो सकता है, समझे। ये घाव जो है सो छोटी आंत का, छोटी आंत के ड्यूडेनम, यानी जिसको ग्रहणी कहते हैं, हिंदी में इसको कह सकते हैं ग्रहणी, में भी हो सकता है। ठीक, तो यही जो ड्यूडेनम में या फिर स्मॉल ये स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक सेक्रेशन होने के कारण वहां घाव हो जाता है, जिसको अल्सर कहते हैं। ठीक, और इसका कारण जो है कोई विशेष नहीं होता, बल्कि टेंशन यानी तनाव, असमय भोजन, है ना, अनटाइमली यदि भोजन कर रहे हैं उससे हो गया, या फिर जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाना। नाश्ता करने का सुबह में तो नाश्ता कीजिएगा दोपहर के टाइम में, है ना, लंच के टाइम में आप जो है सो नाश्ता कीजिएगा, या कभी कभी नहीं खाना। तो ये जो होता है अनटाइमली जो लाइफ स्टाइल है, उस कारण से, मसालेदार खाना खाने से, या फिर यूं कहें तो तनाव, जिस कारण से HCl का सेक्रेशन स्टोमक में असामान्य ढंग से होने लगता, अधिक होने लगता है, और वो HCl का सेक्रेशन अधिक होने के कारण ही जो है सो स्टोमक में घाव बन जाता है। हालांकि यह कभी कभी ड्यूडेनम में भी हो जाता है, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो ये हो गया। और इसके लिए जो है सो एक वायरस भी मेजर रोल प्ले करता है, H. पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का, वायरस नहीं, बैक्टीरिया का संक्रमण भी जिम्मेवार है, जिस कारण से HCl का सेक्रेशन अधिक हो जाता है। ठीक, अल्सर का एक मुख्य कारण H. पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। H. पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण, H. पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण भी रहा है। और मैक्सिमम जो है सो ये भी रहता है HCl। आप जानते हैं कि HCl जो है सो स्टोमक में सेक्रेशन होता है, और HCl जो है सो भोजन को पचाने में, यानी भोजन को अम्लीय माध्यम में, एसिडिक फॉर्म में लाने में मेजर रोल प्ले करता है। हालांकि न्यूबॉर्न बेबी में HCl का सेक्रेशन नहीं होता है, और वहाँ HCl के जगह पर जो है सो रेनिन नामक एंजाइम का सेक्रेशन होता है। एसिड नहीं बल्कि एंजाइम का सेक्रेशन होता है। रेनिन जो दूध को पचाता है, दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है उसको पचाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं। अल्सर के बाद देखते हैं पित्ताशय की थैली, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन। ठीक, तो गॉल ब्लैडर स्टोन की बात कर लेते हैं। अल्सर भी हो गया, पीलिया भी हो गया, मम्प्स वायरस के कारण जो होता है पैराटाइट बम्प्स, उस पर चर्चा कर। अब गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी जिसको कहते हैं, पित्ताशय की पथरी। इस बीमारी में क्या होता है कि पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में, बताया कि गॉल ब्लैडर में उसका सेक्रेशन होता है बाइल जूस का, बाइल जूस का वहाँ स्टोरेज होता है। सेक्रेशन निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। बाइल जूस का निर्माण कहाँ हुआ, लीवर में। फिर पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में उसका जो है सो संग्रहण होता है, स्टोरेज होता है। तो जब
गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में जहाँ पित्त जमा होता है वहाँ असामान्य रूप से वसा का यानी फैट का लिपिड का एकत्रीकरण हो जाता है जो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है। तो पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में असामान्य रूप से वसा का एकत्रीकरण हो जाता है जो पत्थरी के रूप में संचरित हो जाता है या बन जाता है। एकत्रीकरण हो जाता है, एकत्रीकरण के कारण पत्थर यानी पत्थरी के रूप में संचरित हो जाता है यानी निर्माण हो जाता है। और जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो इसका उपाय वही होता है, जब साइज बड़ा हो जाता है तो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी ही बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक, तो ये रहा पित्ताशय की थैली का। समझे आप? समझे गॉल ब्लैडर में जब इसीलिए कहा जाता है कि पानी खूब पिया कीजिए ताकि उसको जो है सो गलाते रहेगा, नहीं तो वसा जो है सो धीरे धीरे सॉलिड के रूप में हो जाता है, सॉलिड के रूप में ठोस हो जाएगा और वो पत्थर के रूप में वही जीवीय स्टोन हो जाता है। अंत में फिर क्या करता है, इतना जो सर्जन खुला हुआ है बस वही गॉल ब्लैडर निकाल के मटर का दाना का तरह एकदम झुनझुना बजाते रहेगा सब डॉक्टर, है ना, दिखाते रहता है। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम के कारण होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए कहते हैं पानी अधिक मात्रा में पिए, ठीक, ताकि उसको, चूंकि पानी में H2O रहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन चूंकि एसिड बेस रहता है, हाइड्रोजन का नेचर क्या है, एसिड है, और एसिड बेस है जिस कारण से वो पचाते रहेगा, छांटते रहेगा। तो एसिड देखता है तो किसी चीज़ को गला देता है, इसीलिए पानी की मात्रा पीते रहें, लेते रहें, तो वो वसा जमने नहीं देता है। तो लोग केवल एकदम वसा वाला इसे, और खाने के लिए भी कहता है कि ज़्यादा वसायुक्त भोजन नहीं कीजिए, नहीं तो आपके पित्त की थैली में जो है सो वसा जम जाएगा और धीरे धीरे वो सॉलिड रूप हो जाता है, तो पत्थर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक और देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है, जो पाचन तंत्र से ही संबंधित है, अपेंडिक्स। सिंपल रूप से इसके बारे में बहुत सारा लोग जानता है। अभी या पहले भी डॉक्टर का सबसे आसान सर्जरी अपेंडिक्स निकालना होता है, चूंकि यूजलेस पार्ट्स है बॉडी में, है ना। बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स आता है और वहाँ सीकम और कोलन के बीच में जो होता है, कोलन के बाद जो होता है जारक्टस होता है, वहीं पर जो है सो धीरे धीरे जो है सो ये एक मांसल रूप रहता है और वहाँ पर एक इन्फेक्शन हो जाता है जिस कारण से वो फूलने लगता है, और फूलने लगता है तो वो दर्द होता है। इस बीमारी में कृमि यानी कि वर्म, कृमि रूपी वर्म के रूप में, कृमि रूपी अपेंडिक्स में, यानी अपेंडिक्स एक्सपर्ट्स है या परिशेषिका इसको कहते हैं, इसको परिशेषिका या हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको अपेंडिक्स है। परिशेषिका में विभिन्न प्रकार के संक्रमण यानी इन्फेक्शन, खासकर विभिन्न प्रकार के संक्रमण, खासकर बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण, खासकर जीवाणु एवं विषाणु का संक्रमण। ठीक, तो वायरस या बैक्टीरिया जब उस अपेंडिक्स जो जगह है, जो एक पार्ट है, तो उस पर जो है सो मवाद यानी पस भर जाता है संक्रमण के कारण।
पस यानी मवाद भर जाता है, पस भर जाता है, जिससे वही बिग इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में दर्द होता है, जिससे पेट में काफी तेज दर्द होता है, जिससे पेट में काफी तेज दर्द होता है। चिल्लाने लगता है लोग, है ना, क्योंकि वह मसल जो है जो परिशिष्टिका यानी अपेंडिक्स है उसमें मवाद जम जाता है, यानी पस बन गया। और पस बनने का कारण क्या है? बैक्टीरिया और वायरस के कारण उसमें एक वर्म यानी कि कृमि रूपी मवाद जम जाता है, जिस कारण से वो फैलने लगता है, फूलने लगता है, और फूलने लगता है वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बिग इंटेस्टाइन में वो ऐसे कील की तरह चुभता है, जिस कारण से कहता है कि काफी दर्द हो रहा है। इसका सिम्टम है वोमिटिंग होना या बुखार होना, श्योर है। और इसका फाइनली वही इलाज है कि डॉक्टर के पास जाइए और जैसे ही बता देगा कि अपेंडिक्स यानी उसमें जो है बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण हो गया, जो वर्म है उसमें मवाद जम गया है, तो बस उस पार्ट्स को अपेंडिक्स काट को हटा देता है, क्योंकि यूजलेस है, इसका कोई शरीर में काम नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया या फिर तो इसमें जो है और खान पान में ही गड़बड़ी के कारण जो है सो मवाद बन जाता है और वो वर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका फाइनली इलाज वही है कि शल्य चिकित्सा कर देता है। हालांकि शुरुआत में एल्बेंडाजोल खिला के उस वर्म को, चूंकि यदि पेट में कहीं भी वर्म का फॉर्म होता है तो एल्बेंडाजोल सुपर दवा है। आजकल देखते हैं दवा स्कूल में भी बच्चे को कृमि के लिए जो है सो आजकल सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उसमें देखते हैं एल्बेंडाजोल का टेबलेट खिलाया जा रहा है, ताकि ये चीज नहीं बगैर ऑपरेशन का तो शरीर में वर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एल्बेंडाजोल इसीलिए सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे बच्चे को खिलाया जा रहा है, डोजेज जरूरी है। ठीक, तो आज का ये जो है सो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी बता दिए कि मम्स जो गलसुआ है, गलसुआ जो होता है वो लार ग्रंथि पैरोटिड्स नामक एक लार ग्रंथि होता है, उसमें मम्स नामक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और जिस कारण से वो फूल जाता है, सूजन आ जाता है, जो मम्स यानी कि गलसुआ। दूसरा बीमारी बताए थे पीलिया, देख लिए थे, पीलिया के बारे में भी बता दिए कि आरबीसी लीवर में टूटता है, लेकिन लगातार अचानक और सामान्य गति से यदि लीवर में आरबीसी टूटने लगता है तो हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण के कारण ही, हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन यदि हो गया तो लीवर में आरबीसी असामान्य गति से टूटने लगेगा। और जब असामान्य गति से लीवर में आरबीसी टूटेगा तो स्वाभाविक है कि आरबीसी टूटेगा तो वहाँ बाइल जूस का फॉर्मेशन होगा, और बाइल जूस का फॉर्मेशन होगा तो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन नामक बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, जिस कारण से शरीर का रंग पीला हो जाता है। हालांकि बाइल जूस का फिर स्टोरेज गॉल ब्लैडर ही कर लेता है, शरीर का रंग इसलिए पीला हो गया। अल्सर की भी बात किए थे, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अल्सर यही बाद में, जब अल्सर ही लगातार पुराना हो जाता है वही बाद में कैंसर बन जाता है। जो स्टोमक में क्या होता है, HCl का सेक्रेशन, HCl हमारे शरीर में बहुत जरूरी है कि पाचन भोजन को एसिडिक फॉर्म में लाकर पचाने में सहायता करता है, तोड़ता है, तो HCl का सेक्रेशन स्टोमक में जरूरी है। और लेकिन अधिकांश मात्रा में बढ़ गया, ज्यादा मात्रा में HCl का सेक्रेशन होने लगेगा तो देखते एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एसिड क्या होता है, जब दीजिएगा तो हाथ पैर पर भी कहीं भी देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जलने लगेगा। तो HCl की मात्रा अधिक सेक्रेशन होने लगता है स्टोमक में, जिस कारण से जो है सो स्टोमक में घाव बन जाता है, वही अल्सर हुआ, और वही लगातार निकलते रहेगा तो घाव बड़ा हो जाएगा। वही ड्यूडेनम यदि आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ड्यूडेनम में यदि वो अल्सर बन गया तो कैंसर बन जाएगा। तो अल्सर के बाद ही कैंसर होता है। उसके बाद हम लोग देख लिए गॉल ब्लैडर स्टोन, देख लिए गॉल ब्लैडर स्टोन में देख लिए कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में वसा का ज्यादा मात्रा में जमा हो जाने से पत्थर का रूप ले लेता है, इसीलिए वो गॉल ब्लैडर स्टोन का है। इसका भी शल्य चिकित्सा से ही ऑपरेशन है। और उसके बाद अपेंडिक्स के बारे में तो चलिए, ठीक।
कल नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है सो न्यूट्रेंट एलिमेंट के बारे में बात करें। पोषक तत्व में देखेंगे कि मनुष्य के लिए, मानव के लिए पोषक तत्व कौन है, तो उसमें ऑर्गेनिक भी देखूंगा और इनऑर्गेनिक भी देख लेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिक पोषक तत्व है यानी कार्बनिक, और कौन कौन से अकार्बनिक पोषक तत्व है, उसको पिक्चर के तहत देखते हैं। ठीक।